अध्याय 41 स्पाइक। दूसरा पक्ष बहुत ताकतवर है, चिराग और वे सुरक्षा गार्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। राघव ने भी कहा, पत्नी, लगता है सेक्शन चीफ फैजल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, या आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें प्रांत में ही ढूंढ लिया है। कहाँ जाऊँ? चाहत ने भौहें चढ़ाईं। वह एक छोटी बच्ची है और दो बड़े आदमियों के पीछा करने से बचना उसके लिए नामुमकिन है। बस, राघव ने कंप्यूटर बंद किया। बाथरूम में जाकर छिप जाओ, दरवाजा बंद कर लो और बाहर मत जाना। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। चाहत चिंतित थी। राघव ने उसे समझाया, तो ऑफिस के बाथरूम का इस्तेमाल मत करो। सार्वजनिक बाथरूम में जाओ और छिपने की जगह ढूंढो। याद रखना, मेरे बुलाए बिना बाहर मत आना। ठीक है। इस समय चाहत में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह बहुत कमजोर थी, और इस पल राघव उसकी नज़रों में और भी ऊंचा हो गया। अगर कोई आम इंसान होता तो ऐसी स्थिति में उसके पैर कांप जाते या सीधे भाग जाता। भला उसकी सुरक्षा की परवाह कौन करेगा? लेकिन राघव हमेशा उसके बारे में सोचता था, और यहाँ तक कि उसके भागने का इंतजाम भी किया। इससे उसका दिल खुश हो गया और उसे उस पर भरोसा भी हो गया। लेकिन जल्द ही वह चिंतित हो गई। लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर है, क्या तुम ये कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। जल्दी से छिप जाओ, हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के आने पर शायद हम बच जाएंगे। पुलिस? राघव के होंठों के कोने हल्के से हिले। जब वे आएंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत पहले ही हार मान चुके होंगे। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगर वे उन्हें हरा नहीं पाए तो मैं उन्हें वहां से भगा दूंगा। इतना कहकर राघव चाहत को दफ्तर से बाहर खींचकर बाथरूम में छिपा दिया, और राघव उन दो रहस्यमयी लोगों की तरफ चल पड़ा। चाहत को छोड़ने के बाद राघव का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब पहले जैसी सुस्ती नहीं रही, बल्कि एक भयंकर सांस के साथ, जैसे म्यान से निकली तलवार। मेरी पत्नी के विचार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे कोई भी हो, सब मर जाएंगे। राघव की गति तेज होती जा रही थी, और अंत में हवा के झोंके की तरह जब राघव घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि चिराग एक मुक्के से बेहोश पड़ा है। क्या ये हुआशिया का मालिक है? क्या ये वाकई इतना कमजोर है? हे, एक को बर्बाद करो जब तक हम लक्ष्य को मार गिराते। हे, एक को बर्बाद करो जब तक हम लक्ष्य को मार गिराते हैं, हमें 5,000 मिलियन मिल जाएंगे। दोनों ने ठंडी आवाज में कहा। आवाज बहुत अजीब थी, और ऐसा लग रहा था कि वे भारतीय नहीं थे। तुम दोनों, क्या तुम भारतीय लोगों से नफरत करते हो? इस समय राघव मुस्कुराते हुए पास आया। क्या अभी भी लोग हैं? दोनों रहस्यमयी लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर राघव की ओर देखा। लगता है ये बेकार है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मुझे 100 पर कतई करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने ताना मारा। मुझे आज्ञाकारी होकर बताओ, तुम्हारा सीईओ कहाँ है? शायद मैं अच्छे मूड में हूँ और तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। मुझे धमकी दे रहे हो? राघव ने ताना मारा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना तुम्हारा अंत और भी बुरा होगा। बेवकूफ़, मौत को गले लगाओ। उनमें से दुबला पतला हत्यारा गुस्से से आग बबूला हो गया, और उसका पूरा शरीर एक परछाई में बदल गया, जिससे उसकी तुरंत हत्या हो गई। उसके हाथ में बर्फीली रोशनी से चमकती हुई जादुई किताबें थीं। द्वीपवासी। राघव ने भौहें चढ़ाईं। मुझे द्वीपवासियों से सबसे ज्यादा नफरत है। हालांकि इस समय तक दुबला पतला हत्यारा राघव के पास आ चुका था। उसके हाथ में मौजूद खंजर और भी तेजी से निकला। बेवकूफ़ भारतीय, मुझे मौत दे। राघव ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में खौफनाक जानलेवा इरादा झलक रहा था। फिर उसने पैर उठाया और लात मारी। पेंग, नानी। दुबला पतला हत्यारा अवाक रह गया और उसका पूरा शरीर गेंद की तरह उछलकर सीधे दीवार से जा टकराया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं। मोटा हत्यारा, जो हिल भी नहीं रहा था और मानो कोई मजाक देख रहा था, वह भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना माहिर है कि एक ही लात से उसके साथी को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह अविश्वसनीय है। धिक्कार है। तुम कौन हो? दुबला पतला हत्यारा उठने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सदमे में, सचमुच सदमे में, ये सोचकर कि एक प्रतिष्ठित और खूंखार हत्यारे के रूप में वह अपने प्रतिद्वंदी की लात को नहीं रोक सका, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राघव ने आलस से कहा, क्या इन दो द्वीपों के निकम्मे लोग सच में भारत में अकड़ दिखाते हैं? तुम तो कुएं के मेढक हो। मौत को दावत। मोटा हत्यारा गुस्से से भर गया और फिर से वार किया। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस बार वे लोगों को मारने आए हैं और खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और उसके विचार में उसके साथी ने अभी अभी लापरवाही बरती होगी, जो दूसरे पक्ष के लिए बहुत भारी पड़ गई। अगर वह अपनी पूरी ताकत से वार करे तो विरोधी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह मोटा आदमी पहाड़ जितना विशाल था, और उसने मुट्ठियां लहराईं, जिससे तेज हवा चली, जिसने लोगों को दर्द पहुंचाया। अगर किसी को चोट लगे तो दीवार भी उसे सहन नहीं कर सकती, इंसान का शरीर तो दूर की बात है। लेकिन राघव हवा के झोंके में गिरे पत्ते की तरह हवा में लहरा रहा था।
उस भयानक मूके ने उसके शरीर को छूते हुए आगे बढ़ गया, बिल्कुल भी हिट करने में असमर्थ। अगले ही पल वह फिर से बाहर निकला, एक पैर से प्रतिद्वंद्वी को लात मारी और उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। क्या? मोटा और पतला दोनों ही पूरी तरह से अचंभित रह गए। खासकर मोटा तो और भी ज्यादा चौंक गया। वह दूसरे के कपड़ों के कोने को भी छू नहीं पाया, जो उसे सचमुच अविश्वसनीय लगा। तुम कौन हो? क्या तुम भारतीय युद्ध देवता हो? वह इतना हैरान था कि इस बार मिशन संभालने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे गंभीरता से लेगा। मिशन के लक्ष्य के बारे में सोचकर वे आसानी से उसका सिर काट सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब यहाँ उनका सामना एक भयानक रहस्यमय व्यक्ति से होगा जिससे उनकी कोई भी ताकत नहीं बचेगी। दुर्भाग्य से तुम्हारा अनुमान गलत निकला। राघव ने ठंडी सांस ली, फिर से बाहर निकला, मोटे को सीधे उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर लात मारी और उसे मार डाला। मोटा आदमी चीखा और उसकी सांसें रुक गईं। पीछे खड़े पतले हत्यारे ने जब ये दृश्य देखा तो उसका पूरा शरीर ऐसे कांप उठा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये किस तरह का तरीका है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। धिक्कार है। क्या तुम भारतीय हत्या के देवता हो? दुबला पतला हत्यारा भयभीत दिख रहा था। राघव धीरे धीरे पास आया और ठंडे स्वर में बोला, अफसोस तुम्हारा अनुमान भी गलत निकला। पेंग! एक और वार से दुबला पतला हत्यारा भी बेबस होकर गिर पड़ा। अगर यहाँ कोई भी ये दृश्य देखता तो जरूर चीख पड़ता। दो खूंखार हत्यारों ने चिराग और कई सुरक्षा गार्डों को बिना किसी लड़ाई के बुरी तरह पीटा, लेकिन राघव के हाथों में वो एक भी वार से नहीं बच पाया। ताकत का ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। राघव झुककर उन दोनों के शरीर को टटोलने लगा, पर कुछ नहीं मिला। खैर, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला, कम से कम उसे ये तो पता चल गया कि दूसरा पक्ष एक द्वीपवासी है। 2 बार द्वीपवासी उसे जान से मारने आए थे, जिससे राघव का माथा सिकुड़ गया था। अध्याय 42 प्यारी छोटी नस शरीर को टटोलने लगा, पर कुछ नहीं मिला। खैर, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिला, कम से कम उसे ये तो पता चल गया कि दूसरा पक्ष एक द्वीपवासी है। 2 बार द्वीपवासी उसे जान से मारने आए थे, जिससे राघव का माथा सिकुड़ गया था। छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। राघव ने सिर हिलाया। उसने जासूसी का काम पहले ही उल्लू को सौंप दिया था और दूसरे पक्ष के आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और नतीजे भी निकलेंगे। वह कुछ सुरक्षा गार्डों और फैजल के पास गया और जल्दी से पूछताछ की और पाया कि दूसरा पक्ष बस बेहोश हो गया था और उसे राहत मिली। वे आम सुरक्षा गार्ड ठीक थे, बस बेहोश हो गए थे। हालांकि चिराग की हालत थोड़ी खराब थी और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। कुछ जगहों पर हड्डियां टूट गई थीं। सिर हिलाते हुए राघव ने लापरवाही से 120 डायल किया। फिर वह मुड़ा और चाहत को ढूंढने के लिए सार्वजनिक बाथरूम में गया। पत्नी, सब ठीक है? पत्नी, जल्दी बाहर आओ। राघव मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। राघव, कमीने! बाथरूम में एक हैरान करने वाली आवाज आई। मैं जा रहा हूँ, मैं कब से कमीना बन गया? राघव थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि यह आवाज सुनकर अंदर बैठी चाहत को राहत मिली। चाहत ने दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकली। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वहाँ क्या हो रहा है? सीनियर फैजल, क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है? मैंने कहा, क्या आप डरकर वापस नहीं आ जाएंगी? मैं जाऊंगी। क्या आपके पति डर सकते हैं? राघव नाराज होकर बोले, मामला सुलझ गया है, मैं स्वाभाविक रूप से आपसे मिलने वापस आऊंगा। क्या सुलझ गया? चाहत की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। चाहत की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी और पाया कि सिर्फ 5 मिनट पहले और बाद में ही सब कुछ हुआ था। क्या सच में सुलझ गया? चाहत को संदेह हुआ। बेशक ये सच है, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? राघव ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिए। राघव की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर चाहत को शक हुआ, लेकिन अंत में उसने हिम्मत जुटाई और खुद जाकर देखने का फैसला किया। राघव मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चले गए, उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। कुछ ही देर में चाहत घटनास्थल पर पहुंची। जब उसने 2 रहस्यमय हत्यारों को जमीन पर पड़ा देखा तो वह चौंक उठी। इन्हें क्या हुआ है? चाहत ने हैरानी से पूछा। राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद अब ये खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या? चाहत चौंक गई। क्या तुमने कुछ किया? उसने राघव को हैरानी भरी नजरों से देखा। इससे पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि फैजल और 5-6 सुरक्षा गार्ड भी इन 2 रहस्यमय हत्यारों का मुकाबला नहीं कर पाए थे। क्या सच में उसके सामने खड़ा राघव इतना शक्तिशाली है? यह मेरा हाथ कैसे हो सकता है? राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं आया तो इन दोनों हत्यारों ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरे को मार डाला और फिर वे दोनों एक साथ मारे गए। ये भी ठीक है। चाहत की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह समझ गई थी कि राघव झूठ बोल रहा है। हालांकि वह राघव के झूठ पर विश्वास करने के बजाय इस झूठ पर विश्वास करना बेहतर समझती थी। तभी 120 लोग आए और इन सभी को अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, पुलिस भी आ गई।
चाहत ने उन्हें सारी बात बताई और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और पूरी तरह से जांच करने का संकेत दिया। हालांकि चाहत के अनुरोध के बाद इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, चाहत और राघव खुद अस्पताल जाकर चिराग से मिले। चिराग की चोट गंभीर नहीं है और ऐसा लगता है कि वह कुछ समय में काम पर वापस नहीं जा पाएंगे। इससे चाहत ने गहरी सांस ली। राघव ने कहा, चिंता मत करो पत्नी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी खतरे में नहीं डालूंगा। इतनी रात हो गई है और मैंने रात का खाना नहीं खाया है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है, चाहत ने सिर हिलाया, ये देखकर कि दूसरा पक्ष आज इतना आज्ञाकारी था और वह वाकई भूखी थी। हे पत्नी, देखो मैं कितना गरीब हूँ, क्या तुमने इस खाने का भुगतान किया? ये सुनकर चाहत ने उसे गुस्से से देखा और फिर अपना बटुआ निकाला, तुम ले लो। ठीक है, राघव ने कुछ पैसे लिए और बाहर चला गया। गलियारे में आते ही उसने अनजाने में एक सिगरेट जला ली, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सर, ये अस्पताल है, धूम्रपान की अनुमति नहीं है। आवाज़ बहुत मधुर थी। राघव पीछे मुड़ा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। कितनी सुंदर नस! पीछे वाकई एक छोटी नस थी, लगभग 1.7 मीटर लंबी। नस की वर्दी पहने पूरी तरह से बहुत प्यारी लग रही थी। सुंदर गोरा और चिकना चेहरा, छोटे होंठों पर चंचल मुस्कान, मानो एक खिलता हुआ फूल हो। ये स्वभाव चाहत और राशि से बिल्कुल अलग था। राघव भी दंग रह गया। राघव की कोई प्रतिक्रिया न देखकर छोटी नस ने फिर कहा, सर, यह अस्पताल है, कृपया धूम्रपान न करें। ठीक है, ये सुनकर राघव ने झट से सिगरेट बुझा दी। फिर मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कीजिए, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि यह अस्पताल है। कोई बात नहीं। छोटी नस ने सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगी। मैं जा रही हूँ, अब चलें। राघव निराश हो गया, क्या सच में भाई इतना बदसूरत है? नहीं, इतनी सुंदर लड़की को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? इसलिए अगले ही पल उसने जल्दी से अपना पेट ढांक लिया, ज़मीन पर बैठ गया और चिल्लाया, आह, बहुत दर्द हो रहा है। यह आवाज़ सुनकर सामने खड़ी प्यारी सी छोटी नस तुरंत रुक गई और दौड़कर उसके पास आई। महोदय, आपको क्या हुआ है? राघव ने अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय देते हुए अपना पेट ढांक लिया और कहा, पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द? घबराए मत, पहले यहाँ बैठिए। गलियारे में सीटें थीं, इसलिए छोटी नज ने राघव की मदद की और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। फिर प्यारी सी छोटी नज ने कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखकर कि दूसरी नस फिर से जाने लगी है, राघव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी परेशानी मत कीजिए, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस मुझे एक बार देख लीजिए। राघव के हाथ पकड़ने पर प्यारी सी छोटी नस शर्मा गई। हालांकि राघव के चेहरे पर दर्द देखकर उसने अपने होंठ हल्के से दबाए और फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। मेरे लिए मालिश कर दोगी? बहुत अच्छा लग रहा है। राघव बहुत खुश हुआ, उसे इस छोटी नस से इतनी उम्मीद नहीं थी। असल में वह बस यहाँ बैठकर दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना चाहता था और उसने फ़ोन वगैरह के बारे में पूछने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति पहल करके उसका पेट सहलाएगा। इतनी अच्छी बात राघव कैसे मना कर सकता था। थोड़ी देर में प्यारी सी छोटी नज ने अपने कोमल और पतले हाथों से सुचैन का पेट धीरे से सहलाया। ओह, कितना आराम मिला! राघव मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं छोटी नज डर कर भाग न जाए। थोड़ी देर बाद छोटी नज ने देखा कि राघव को अब दर्द नहीं हो रहा है, तो वह रुक गई। ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाए, मैं काम पर जा रही हूँ, छोटी नज ने कहा। ओह, राघव ने अपना पेट ढांक लिया और फिर से रोने लगा, बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है? छोटी नज ने हैरानी से पूछा। हाँ, जैसे ही आप अपना हाथ हटाती हैं मेरा पेट दर्द करने लगता है। राघव ने कहा, बहन नस, कृपया मेरे लिए सहला दीजिए। ठीक है। छोटी नस फिर से बैठ गई। अध्याय 43। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? 3 चक्कर बाएं, 3 चक्कर दाएं और 3 चक्कर कमजोर हाथ पर। राघव ने मन ही मन एक धुन गुनगुनाई। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस हो रही थी। ये नस तो कमाल की है। उसका वो कोमल और बिना हड्डी वाला छोटा सा हाथ तो बस अवर्णनीय है। ठीक है, लगता है तुम भी लगभग वैसी ही हो, मुझे जाना चाहिए। इस बार वो छोटी सी सुंदर नस आखिरकार कुछ कागजात लेकर चली गई। पता नहीं क्या हम फिर मिलेंगे। राघव ने अपना चेहरा थपथपाया और कुछ खरीदने के लिए बाहर चली गई। जब वो कुछ खाने का सामान लेकर अस्पताल लौटी तो उसने देखा कि उसकी मुलाकात फिर से उस प्यारी सी नस से हो गई है। लेकिन इस बार सामने वाला बहुत गुस्से में और अकड़ा हुआ लग रहा था। पता चला कि उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बड़ा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी उस प्यारी नस हिना का पीछा कर रहा था, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं जाती हूँ। राघव कुछ देर तक नाखुश रही। इतनी प्यारी सी नस ऐसे आदमी के साथ कैसे हो सकती है?
इसलिए वह आगे बढ़ा और उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी से टकरा गया। उसी समय उसने उस छोटी नस को आंख मारी। धन्यवाद। प्यारी सी नस ने धीरे से धन्यवाद कहा और भाग गई, और राघव ने उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को जमीन पर गिरा दिया। धिक्कार है, मुझे मारने की हिम्मत किसने की? अधेड़ उम्र का मोटा आदमी गुस्से से चिल्लाया। राघव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, तुम इतने मोटे दिखते हो, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? बस हल्के से छूने से गिर गया। राघव ने कंधे उचकाए और चला गया। अरे यार, रुको, अधेड़ उम्र का मोटा आदमी जमीन पर चिल्लाया, राघव की पीठ को घूरते हुए। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। इस बेकार की धमकी को राघव ने सीधे नजरअंदाज कर दिया। वह खाना लेकर वार्ड में लौट आया। इतने धीमे क्यों हो? चाहत ने शिकायत की। ये आदमी कितनी देर से बाहर है? लगभग 1 घंटा हो गया है। क्या ये सिर्फ खाना खरीदने गया था? मैं वापस आ सकता था। राघव का चेहरा लाल हो गया। धिक्कार है, ये एक नस पर एहसान जता रहा था और समय का भी ध्यान नहीं रखा। वो हंसा, माफ करना, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लिया। खाना आ गया है, गर्मा गर्म खा लो। राघव ने जल्दी से खाना परोसा ताकि चाहत खाना खा सके, लेकिन थोड़ी ही देर में दरवाज़ा फिर से खुल गया। इस बार डॉक्टर और नर्स नहीं, बल्कि 2 पुलिस वाले अंदर आए। दोनों पुलिस वालों के पीछे एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी था, जो व्यंग्य भरी मुस्कान लिए खड़ा था। राघव को देखते ही उसने ठंडी आवाज में कहा, लड़के, मैंने पहले भी कहा है, अगर तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। क्या हुआ? ये दृश्य देखकर चाहत ने फ्राउनिंग किया। उसका मूड पहले से ही काफी खराब था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस अब फिर से आएगी। इसके बारे में सोचना भी मत, ये फिर से राघव की ही गलती है। राघव ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। पहले तो उसने दूसरे पक्ष को बस हल्की सी चेतावनी दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना लापरवाह होगा। पुलिस को बुलाने की हिम्मत, लगता है उसने शुरुआत ही हल्के में कर दी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, उस मोटे अधेड़ आदमी ने जल्दी से दोनों पुलिस वालों से कहा, अभी अभी गलियारे में उसने मुझे धक्का दिया और मेरा बटुआ गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसे इसी लड़के ने चुराया होगा। तुम दोनों इसे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले जाओ और इससे खूब मारपिटाई करवाओ। ऐसे आदमी को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ऐसी बातों पर राघव ने तिरस्कारपूर्वक अपनी बीच वाली उंगली दिखाई। हालांकि वे दोनों पुलिस वाले साफ तौर पर उस मोटे अधेड़ आदमी के गिरोह के सदस्य थे, इसलिए उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, लड़के, हमारे साथ चलो। तुम अभी जवान हो, कुछ सीख नहीं सकते, तुम्हें चोरी करनी ही है। लगता है इस बार हमें तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोनों पुलिस वाले ठंडे चेहरे से देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। जब राघव ने ये दृश्य देखा तो वह समझ गया कि उन तीनों ने जरूर मिलीभगत की है। इसलिए उसने हल्के से कहा, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो ठीक है, सबूत कहाँ है? फिर भी सबूत चाहिए। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने जो कहा वही सबूत है। जाओ। इसके बाद दोनों पुलिस वालों ने हथकड़ी निकाली और सीधे राघव को पहना दी। जाओ, कितनी हिम्मत है? राघव दंग रह गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं तुम किसी गलत आदमी को गिरफ्तार न कर लो? उसने आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, कैप्टन वर्मा। कैप्टन वर्मा? सिर्फ तुम? दोनों पुलिस वालों ने भी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वे ललिता को जानते थे, जो अपनी निर्मम और क्रूर छवि के लिए कुख्यात था। भला सामने खड़े इतने नौजवान को पहचानना उनके लिए कैसे मुमकिन था? इसलिए दोनों ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम कैप्टन वर्मा को जानते हो तो मैं मेयर को जानता हूं। इतना कहकर वे दोनों राघव को जबरदस्ती वहां से हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ी चाहत का सब्र टूट गया। उसने मेज पर हाथ पटका और ठंडे स्वर में चिल्लाई, मेरे लिए ये सब बंद करो। इसके बाद अधेड़ उम्र के मोटे आदमी और दोनों पुलिसकर्मियों ने चाहत को देखा। नतीजा ये हुआ कि तीनों के मुंह में पानी आ गया। सच कहें तो उन्होंने इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। खासकर अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के मुंह से तो पानी टपक ही रहा था और उसका पूरा चेहरा दयनीय भावों से भरा हुआ था। वाह, वाकई लाजवाब। अधेड़ उम्र का मोटा आदमी बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव इतनी खूबसूरत महिला को जानता होगा। इसके बाद वह और दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे को घिनौनी मुस्कान के साथ देखने लगे। अगर इस खूबसूरत लड़की को थाने ले जाया गया तो मुझे डर है कि वे जो चाहें वो कर पाएंगे। ये सोचते हुए दोनों पुलिस वालों ने भी गहरी सांस ली और कहा, मुझे शक है कि तुम और ये आदमी मिले हुए हो, इसलिए हम तुम दोनों को साथ ले जाएंगे। क्या? मेरी बात सुनने की हिम्मत कैसे हुई? चाहत ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी पहचान क्या है? वह शिखर कंपनी की अध्यक्ष है। आम दिनों में तो वह ऊंचे ओहदे पर रहती है, सामने खड़े पुलिस वाले की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि थाने का मुखिया भी उसे देख ले तो ऐसी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब ये दोनों पुलिस वाले उसे ले जाने की बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं। बिना वजह लोगों को गिरफ्तार करना, क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो?
चाहत ने ठंडी सांस ली। हाँ, अगर गलत इस्तेमाल भी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। पहले ले जाओ। दोनों पुलिस वाले बिल्कुल नहीं डरे। बगल में खड़ी राघव भी हैरान था। ये तीनों तो हद ही कर रहे हैं, चाहत को उकसाने की हिम्मत कैसे हुई। क्या उन्हें सच में लगता है कि चाहत को धमकाना इतना आसान है। पहले तो राघव गोली चलाना चाहता था, लेकिन अब इन तीनों को चाहत को उकसाते देख उसने गोली चलाने की जल्दी नहीं की। वैसे भी उसके साथ होने से चाहत को इतना खतरा नहीं होता। साथ ही वह ये देखना चाहता था कि चाहत की पहचान पता चलने पर उसके सामने खड़े इन तीनों घमंडी लोगों के चेहरे पर क्या भाव होंगे। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, चिंता मत करो सुंदरी, पहले हमारे साथ वापस चलो। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बस वे दोनों राघव और चाहत को सीधे अपने साथ ले गए। रास्ते में राघव की मुलाकात उस प्यारी सी नस से भी हुई। उसे ले जाते देख वह घबराकर पैर पटकने लगी। उसे पता था कि राघव ने उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को उसकी सुरक्षा के लिए बुलाया है। इससे वह चिंतित तो थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। अध्याय 44 बड़ी मुसीबत। पूछताछ कक्ष में 2 पुलिस अधिकारी बैठे थे। सामने की ओर चाहत का चेहरा एकदम सख्त था, जबकि राघव को बैठने की जगह तक नहीं मिली थी और उसे कोने में बिठा दिया गया था। उसे भी कोई परवाह नहीं थी और वह लापरवाही से जमीन पर बैठा था। दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और चाहत की ओर देखने लगे। सुंदरी, तुम्हारा नाम और फ़ोन नंबर क्या है? दोनों उत्साह से कांप रहे थे। पहली बार वे इतनी खूबसूरत महिला का अकेले सामना कर रहे थे। चाहत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब तक मेरा वकील नहीं आ जाता मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्या बात है, जब मेरा वकील आएगा तब आप उन्हें बता देंगी। और आप बहुत ज़्यादा ढीठ हो रही हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं। रुको, मैं और मेरा वकील आप पर मुकदमा करेंगे। हम पर मुकदमा? एक वकील? दोनों पुलिसकर्मियों ने ताना मारा। सुंदरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तौर तरीकों को बेहतर ढंग से समझो। यहाँ अंतिम निर्णय हमारा है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी बनो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। चाहत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। चाहत को जरा भी डरा हुआ न देखकर दोनों पुलिसकर्मी शर्मिंदा हो गए। हालांकि इस समय कोने में खड़ा राघव सचमुच तिरस्कार से हंसा। अरे यार, किस बात पर हंस रहे हो? हम पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोनों पुलिसकर्मियों ने धमकी दी। राघव ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम दोनों बहुत बेवकूफ़ हो। मौत को दावत। सबके सामने अपमानित होकर दोनों पुलिसकर्मी गुस्से से भड़क उठे और अचानक खड़े हो गए। चाहत ने ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? क्या तुम अब भी यही करना चाहते हो? तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। हिम्मत? हम बस हिम्मत वाले हैं, क्या बात है? दोनों सुरक्षा गार्ड लाठियां लिए राघव की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। लड़के, इस जगह को देखो भी मत, यहाँ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं समझ गया, तुम सच में थके हुए और टेढ़े हो। चलो, मेरे मालिक तुम्हारी मांसपेशियों को आराम देंगे। दोनों मुस्कुराए और राघव के सामने चलते हुए जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। सब लोग दंग रह गए और दोनों पुलिसकर्मी तो और भी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने आने वाले को देख लिया था। ब्यूरो निदेशक। दोनों ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। दरअसल आने वाला व्यक्ति पुलिस स्टेशन का प्रमुख था। उसके पीछे एक खूबसूरत महिला पुलिस कैप्टन ललिता वर्मा थी। ललिता के दरवाजे से अंदर आते ही उसने उस पर एक नज़र डाली। जब उसने चाहत को देखा, उसने मन ही मन कहा, कितनी सुंदर है। लेकिन जब उसने मुस्कुराते हुए राघव को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये लड़का फिर से क्यों आ गया? जाहिर है वह राघव को नहीं भूल सकती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा। लगता है कि दूसरा पक्ष वाकई अच्छा आदमी नहीं है। पुलिस प्रमुख के आते ही चाहत को चोट न लगने पर उन्हें राहत मिली। हालांकि जब उन्होंने देखा कि दोनों पुलिसकर्मी लाठी लिए हुए हैं और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे अचानक गुस्से से भड़क उठे। क्योंकि उन्होंने राघव को पहचान लिया था। राघव चाहत के साथ था और पिछली बार सेन परिवार से आए फोन कॉल ने भी उन्हें चौंका दिया था। वे जानते थे कि सामने खड़ा युवक मुस्कुराता हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी पहचान बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए उन्होंने ठंडे लहजे में चिल्लाकर कहा, रुको, तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त किसने दी? ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन। हम निष्पक्ष रूप से कानून लागू करते हैं। तुम्हें ये सब निजी तौर पर करने की इजाज़त किसने दी? इतना कहकर प्रमुख ने आगे बढ़कर दोनों पुलिसकर्मियों को थप्पड़ मारा और उनके हाथों से लाठी छीन ली। अध्यक्ष। दोनों पुलिसकर्मी हैरान रह गए, उन्हें प्रमुख के आने की उम्मीद नहीं थी। ये और भी अप्रत्याशित था कि निर्देशक ने आते ही इतनी बड़ी आग लगा दी। श्री सिंघानिया, आप ठीक हैं? मुखिया ने लाठी पकड़ते ही जल्दी से पूछा। मैं ठीक हूँ, राघव सिंघानिया ने बिना डरे कहा।
ये सुनकर निर्देशक तुरंत मुड़े, चाहत के पास आए और चिंता से बोले, अध्यक्ष राजवर्धन, क्या आपको कोई चोट तो नहीं है? इस बार तो वाकई गलतफहमी हुई है। अध्यक्ष जी। दोनों पुलिसकर्मियों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने मुखिया को इतना नीचा कभी नहीं देखा था। अब चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था। उनके सामने खड़े दोनों लोग निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि उनका बड़ा ओहदा है। ये सोचकर उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में घबराहट झलक रही थी, यहाँ तक कि उनके पैर भी कांपने लगे। निर्देशक जी। दोनों हकलाते हुए पुलिस प्रमुख की ओर देखने लगे, लेकिन पुलिस प्रमुख का चेहरा उतर गया और उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, एक तरफ हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष राजवर्धन को गिरफ्तार करने की? क्या तुम जीना चाहते हो? सब खत्म। ये तो बहुत बड़ी बात है। दोनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने मुखिया से इतना तीखा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। लगता है कि दूसरे पक्ष की पहचान उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। अध्यक्ष राजवंशी और श्री सिंघानिया से जल्दी माफी मत मांगो, मुखिया ने धीरे से कहा। दोनों पुलिसकर्मियों ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से झुककर बोले, माफ कीजिए, हमारी आंखें नहीं थीं और हम आपको नहीं जानते थे। आंखें तो हैं पर दिमाग नहीं। तो क्या आप आम लोगों को ही पकड़ लेंगे? चाहत ने ठंडी सी आवाज में कहा। उसने लंबे समय तक अपने गुस्से को दबा रखा था। राष्ट्रपति राजवर्धन, आपको गलतफहमी हुई है। आपका मतलब वो नहीं है। हम अच्छे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। निदेशक ने समझाया। क्या आप लोगों को पकड़ने वाले नहीं हैं? चाहत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो फिर हमारी मौजूदा स्थिति क्या है? कृपया समझाएं। निदेशक कुछ बोल नहीं पाए, वे कुछ समझा ही नहीं सके। वे दोनों पुलिसकर्मियों को घूरते हुए बोले, धिक्कार है, क्या आप जानते हैं कि ये महिला कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे उकसाने की? चाहत ने इन लोगों को कुछ भी कहने का इरादा नहीं किया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मैंने अपने वकील से संपर्क कर लिया है। आप कल अदालत के समन का इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों पुलिसकर्मी डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। दूसरी पार्टी ने पहले भी यही कहा था, लेकिन तब उन्होंने कोई परवाह नहीं की थी। पुलिस पर मुकदमा करने की हिम्मत कौन करता है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब दूसरी पार्टी का इतिहास इतना चौंकाने वाला है। मुझे डर है कि यह बात सच हो सकती है। धिक्कार है इस मोटे आदमी पर। इस बार तो हम दोनों को ही चोट लगेगी। दोनों पुलिसकर्मियों ने मन ही मन शिकायत की। वे सचमुच उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के साथी थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया था कि चाहत और राघव का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों ने बेपरवाही से काम लिया। लेकिन मौजूदा हालात उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी की बातों से बिल्कुल अलग थे। अब वे दोनों उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को जान से मारने के लिए बेताब थे। पुलिस प्रमुख का चेहरा भी बिगड़ गया था। वह सोच रहा था कि सामने बैठी महिला को कैसे मनाए। तभी दरवाजा फिर खुला। लोगों का एक और समूह अंदर आया। उनका नेता सुनहरे चश्मे पहने एक सक्षम अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके पीछे कई बूढ़े आदमी थे। ये लोग कौन हैं? क्या ये वकीलों की टीम है? दोनों पुलिसकर्मी चौंक गए। सेक्रेटरी चौहान, आप यहाँ क्यों हैं? पुलिस प्रमुख चौंक गया और जल्दी से आगे बढ़ा। राष्ट्रपति राजवर्धन, आपको गलतफहमी हुई है। हमारा मतलब वो नहीं है। हम अच्छे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। निदेशक ने समझाया। क्या आप लोगों को पकड़ने वाले नहीं हैं? चाहत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो फिर हमारी मौजूदा स्थिति क्या है? कृपया समझाएं। निदेशक कुछ बोल नहीं पाए, वे कुछ समझा ही नहीं सके। वे दोनों पुलिसकर्मियों को घूरते हुए बोले, धिक्कार है, क्या आप जानते हैं कि ये महिला कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे उकसाने की? चाहत ने इन लोगों को कुछ भी कहने का इरादा नहीं किया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मैंने अपने वकील से संपर्क कर लिया है। आप कल अदालत के समन का इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों पुलिसकर्मी डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। दूसरी पार्टी ने पहले भी यही कहा था, लेकिन तब उन्होंने कोई परवाह नहीं की थी। पुलिस पर मुकदमा करने की हिम्मत कौन करता है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब दूसरी पार्टी का इतिहास इतना चौंकाने वाला है। मुझे डर है कि यह बात सच हो सकती है। धिक्कार है इस मोटे आदमी पर। इस बार तो हम दोनों को ही चोट लगेगी। दोनों पुलिसकर्मियों ने मन ही मन शिकायत की। वे सचमुच उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के साथी थे, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया था कि चाहत और राघव का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों ने बेपरवाही से काम लिया। लेकिन मौजूदा हालात उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी की बातों से बिल्कुल अलग थे। अब वे दोनों उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को जान से मारने के लिए बेताब थे। पुलिस प्रमुख का चेहरा भी बिगड़ गया था। वह सोच रहा था, अध्याय 45 रहस्यमयी महिला। ये कौन है? क्या ये वकीलों की टीम है? दोनों पुलिसकर्मी चौंक गए। सचिव चौहान, आप यहाँ क्यों हैं? प्रमुख चौंक कर आगे बढ़े। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के स्वर में कहा, मैंने सुना है कि सुश्री राजवर्धन को हिरासत में लिया गया है। मैं महापौर की ओर से उनसे मिलने आया हूँ। और पूछिए, सुश्री राजवर्धन को क्या काम है? क्या महापौर की ओर से? ये सुनकर दोनों पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। निदेशक भी कांप रहे थे।
उन्होंने जल्दी से कहा, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, सोचो और गहन समीक्षा लिखो। सजा। प्रमुख की आंखों में हत्या का भाव था और वह अपने सामने खड़े दोनों पुलिसकर्मियों को मार नहीं सके। इसके बाद वह सावधानी से चाहत राजवर्धन और महासचिव चौहान के साथ बाहर चले गए। बेशक दोनों पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा मिली और पहले वाला अधेड़ उम्र का मोटा आदमी भी कानून से नहीं बच पाया। इस बार पुलिस स्टेशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल में भर्ती उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी द्वारा किए गए कई अपराधों का खुलासा हुआ। ये अपराध ही उसके लिए दशकों जेल में बिताने के लिए काफ़ी थे। दोनों पुलिसकर्मियों और उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को कड़ी सजा दी गई और पुलिस प्रमुख ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मामले को समाप्त कर दिया। अंत में पुलिस प्रमुख ने खुद चाहत और राघव को विला वापस भेजा। अगले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे। आज सुबह शिखर कंपनी के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड विवेक की मुलाकात एक अजनबी से हुई। दरअसल वह जल्दी उठ गया था और नींद से परेशान था, लगातार शिकायत कर रहा था। लेकिन जब उसने उस शख्स को देखा तो उसकी सारी नींद गायब हो गई। वह लंबे बालों वाली एक खूबसूरत महिला थी। उसके रेशम जैसे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, पतली भौहें थीं और आंखें तारों की तरह चमकती थीं। उसकी नाक सुंदर थी, गाल हल्के गुलाबी थे और होंठ चेरी जैसे लाल थे। बेदाग तरबूज के दाने जैसा चेहरा शर्मीला और स्नेही था। बर्फ जैसी कोमल त्वचा बेहद खूबसूरत थी और शरीर सुडौल, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। विवेक ने इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए जब उनकी नज़रें मिली तो उनके मुंह में पानी आ गया। हे भगवान, क्या मैं अभी तक जागा नहीं हूँ? अभी भी सपना देख रहे हो? दुनिया में इतनी खूबसूरत महिला कैसे हो सकती है? विवेक ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन पाया कि वह सचमुच सपना नहीं देख रहे थे। तभी लाल पोशाक वाली महिला विवेक के सामने आकर रुक गई और फिर उसने हल्के से अपने लाल होंठ खोले। माफ़ कीजिए, क्या आप शिखर कंपनी से हैं? उसकी आवाज़ मोती की तरह मीठी और बेहद सलीकेदार थी। एकदम सही, बिल्कुल सही। इस समय विवेक के हृदय में उसने प्रतिद्वंद्वी को पूरे अंक दिए। न केवल वह दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। इस दुनिया में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी परिपूर्ण स्त्री भी हो सकती है। इसलिए दूसरे पक्ष की बात सुनकर विवेक ने अनजाने में सिर हिलाया। धन्यवाद। लाल पोशाक वाली महिला मीठी मुस्कान के साथ चली गई। विवेक अभी भी कल्पनाओं में खोया हुआ था। हालांकि इसी समय किसी ने उसके सिर के पीछे थपथपाया। सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? तेरी लार तो जमीन पर गिर गई। विवेक स्वाभाविक रूप से नाराज था जब किसी ने उसके सपने में खलल डाला। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा और पाया कि यह राघव है तो वह तुरंत मुस्कुराया। सुप्रभात भाई सिंघानिया। राघव हंसा और डांटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? भाई सिंघानिया, ऐसा मत कहो, ये तो सचमुच एक सुखद संयोग है। इस समय विवेक बहुत उत्साहित है, उसकी आंखें जैसे चमक रही हैं। उसने जल्दी से पहले हुई घटना बताई। बोलते बोलते उसने अपनी लार पोंछी। भाई सिंघानिया, आपको पता नहीं वो लड़की कितनी खूबसूरत है। वो किसी भी स्टार से 100 गुना ज़्यादा सुंदर है। मुझे तो लगता है कि वो प्रेसिडेंट से भी कम नहीं है। तुमने अभी कुछ ही महिलाओं से मुलाकात की है और अभी से उन्हें परफेक्ट कह रहे हो। राघव हंसा। भाई सिंघानिया, वो सचमुच खूबसूरत है, मैं कसम खाकर कहता हूँ। तो फिर वो तुमसे बात करने क्यों आए हैं? राघव गुस्से से बोला। विवेक भी होश में आया। बातचीत तो थी, लेकिन लगता है वो पूछ रही थी कि क्या ये शिखर कंपनी है। मैंने हाँ कहा और वो चली गई। इतना कहकर विवेक की आंखें फिर से धुंधली हो गईं और वो एक अजीब सी स्थिति में गिर पड़ा। राघव के लिए विवेक को इस हालत में देखना सामान्य नहीं था। कोई महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे इतने लंबे समय तक इस तरह नहीं रहना चाहिए। लाल पोशाक वाली महिला ने पूछा कि क्या ये शिखर कंपनी की है। राघव ने भौहें चढ़ाई और अचानक उसके दिमाग में एक आकृति उभर आई। मैं जाता हूँ, कहीं वह वही तो नहीं है। राघव चौंक गया और जल्दी से पूछा, सपने देखना बंद करो, बताओ तुमने जिस सुंदरी को देखा वह कैसी दिखती है? क्या उसकी भौहों के बीच आड़ू का फूल बना है, सिर पर सोने की पिन है और पीठ पर प्राचीन तलवार है? विवेक मुस्कुराया और बोला, भाई सिंघानिया, क्या तुमने बहुत फिल्में देखी हैं? तुम्हें लगता है कि तुम कोई कॉस्ट्यूम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, लेकिन सामने वाली तो साफ तौर पर आधुनिक सुंदरी है। बस एक लाल पोशाक है ना? राघव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लगता है हमें इस मामले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर सच में दूसरी पार्टी ने ही ये किया है तो बहुत डरावना होगा। ये सोचते हुए वह कंपनी में दाखिल हो गया। कंपनी में प्रवेश करते ही फ्रंट डेस्क पर बैठी छोटी लड़की चिल्लाई, भाई सिंघानिया, प्रेसिडेंट का अभी अभी फ़ोन आया था और उन्होंने आपको आने के बाद अपने ऑफिस में बुलाया है। राघव अभी भी लाल कपड़े वाली महिला की पहचान का अंदाज़ा लगा रहा था, इसलिए उसने फ्रंट डेस्क पर बैठी छोटी लड़की की बात नहीं सुनी। राघव का शांत चेहरा देखकर वह लड़की चौंक गई, मानो वह गुस्सा होने ही वाली थी। नहीं,
क्या मैंने हाल ही में भाई सिंघानिया को नाराज किया है? वह डर गई थी, क्योंकि अब वह जानती थी कि राघव प्रेसिडेंट के करीबी हैं। अगर राघव प्रेसिडेंट के सामने उससे कुछ कह देते तो उसे डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से एक कप कॉफ़ी ली और राघव को दी। फिर उसने राघव की बाँह को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अंत में अपने पूरे शरीर को उससे सटा लिया। भाई सिंघानिया, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। हालांकि मैंने आपको ये खबर 10 मिनट देर से बताए, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। राघव अभी भी अंदाज़ा लगा रहा था कि लाल कपड़े वाली महिला कौन है, लेकिन अचानक उसे अपनी बाँह पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ और फिर उसने गहरी सांस ली। क्या बात है, इस लड़की ने खुद पहल करके अपना सामान यहाँ क्यों भेजा? हालांकि दूसरी तरफ की नाजुक सूरत देखकर राघव ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। हाँ, भला वो इस मिले हुए स्पर्श को कैसे न अपनाता। दूसरी तरफ से बातें और हंसी मजाक करते हुए वह अपनी बाहों के कोमल स्पर्श का आनंद लेता रहा। थोड़ी देर बाद राघव ने पूछा, वैसे तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें हमेशा उसके ऑफिस में रहना चाहिए। पत्नी मुझे ढूंढ रही है। राघव चौंक गया और फिर मुस्कुराया, ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर फ्रंट डेस्क पर बैठी छोटी लड़की ने राहत की सांस ली। फिर उसने काम पर जाने से पहले राघव को एक और आंख मारी। दूसरी ओर राघव अच्छे मूड में था और जल्दी से चाहत के ऑफिस में आ गया। अध्याय 46 चंद्रदेव। चाहत के कार्यालय में प्रवेश करने के लिए राघव के पास कोई नियम नहीं थे। दूसरों की तरह दरवाजा खटखटाकर इंतजार करने के बजाय उसने सीधे दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। पत्नी। राघव बेपरवाही से अंदर दाखिल हुआ। उसके मुंह से एक आवाज निकली, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि कार्यालय में न केवल चाहत अकेली थी बल्कि एक और आकृति भी खड़ी थी। उस आकृति को देखकर राघव की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अगर विवेक यहाँ होता तो वह जरूर चीखता। जी हाँ, उसके सामने खड़ी आकृति एक लंबी लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला थी। ये वही थी जिससे विवेक पहले कंपनी के बाहर मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी यहाँ आएगा। सच कहूँ तो राघव सचमुच हैरान था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है। दूसरी ओर चाहत असंतुष्ट थी और उस औरत ने सार्वजनिक रूप से उसे पत्नी कहने की हिम्मत की, जो वाकई घृणित था। और सार्वजनिक स्थान पर उस औरत ने कोई नियम भी नहीं बताया और बिना दरवाजा खटखटाए सीधे उसके कार्यालय में प्रवेश कर गया। ये तो सचमुच घिनौना है। चाहत गुस्से से आग बबूला हो रही थी और इसी बात ने उसके दांत और भी पीस दिए। जैसे ही दूसरा व्यक्ति अंदर आया, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सीधे सामने खड़ी लाल कपड़े वाली खूबसूरत महिला को घूरने लगा। उसकी आंखें मानो बाहर निकल रही थीं। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे से इसलिए नापसंद करते हो क्योंकि वो तुम दोनों से कम खूबसूरत है? चाहत का चेहरा ठंडा पड़ गया था और वो अपने छोटे छोटे दांत पीसती रही। खर्राटे। आखिर में उसने जोर से खर्राटे लिए और राघव अचानक होश में आ गया और फिर अपना सिर खुजलाया। शर्मिंदा हो? मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम अच्छे दिख रहे हो? चाहत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि ठंडे लहजे में पूछा। अच्छा, राघव ने अनजाने में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसने चाहत की जानलेवा निगाहें देख ली थीं। इसलिए उसने जल्दी से कहा, अध्यक्ष, मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो और ये खूबसूरत महिला कौन है? मैं आपको मिस जाह्नवी चौहान से मिलवाती हूँ। ये आगे चलकर मेरी निजी सहायक होंगी और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी? राघव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आपका अंगरक्षक हूँ। आप? चाहत ने आंखें घुमाईं और ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं क्या करूँ? मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राघव ने जल्दी से कहा, अध्यक्ष महोदय, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप इसे यूं ही किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? मिस चौहान किसी और को नहीं जानती, और वो मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। वो बहुत ताकतवर है। मार्शल आर्ट्स चैंपियन? इस लड़की को ये नाम कब मिला? राघव दंग रह गया। हालांकि इसी बीच चाहत ने आगे कहा, हाँ, क्योंकि वो मेरी निजी सहायक है, इसलिए वो हमेशा मेरी रक्षा करेगी। तो इस दौरान वो हमारे अपार्टमेंट में रहेगी। साथ रहना। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया और अब विला में 3 बेहद खूबसूरत लड़कियां रहने वाली थीं। सोचो, कितनी खुशी की बात है। ये तो हर किसी का सपना होता है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि तीनों को सिर्फ देखा जा सकता है, खाया नहीं जा सकता, जो वाकई बहुत बुरा है। राघव के मुंह में पानी आ रहा था। ये देखकर चाहत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, कमीने, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, ऐसे बुरे विचार मत लाना, वरना मिस जाह्नवी चौहान नर्म दिल नहीं रहेंगी। जब समय आएगा तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, रोना मत। हाँ, राघव अवाक रह गया। ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार ये बताने के लिए फ़ोन किया था। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो बाहर जाओ और मेरे काम में खलल मत डालना। इसके बाद राघव दफ्तर से निकल गया।
लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसका मुस्कुराता चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक झलक रही थी। धिक्कार है, ये औरत चाहत के पास क्यों है? उसका मकसद क्या है? राघव ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी पार्टी चाहत की रक्षा के लिए यहाँ आई है, और ज़रूर कोई ऐसा कारण होगा जो उसे पता नहीं है। लगता है कि इस समय हमें और भी सावधान रहना होगा। सिर हिलाते हुए राघव सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसका फोन बज उठा। पूरब का भेड़िया दक्षिण में कुत्ते में बदल गया। अजीब सी घंटी बजी और राघव ने जल्दी से फोन उठाया। क्या बात है? क्या तुमने मुझे दिन में फोन किया था? राघव बहुत हैरान हुआ। फोन पर एक भारी कर्कश आवाज आई। बॉस, आग बुझा दी गई है। क्या? ये तो नष्ट हो गई। ये कब हुआ? राघव ने माथा सिकोड़ा। ये संगठन एक बेहद शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है, जिसने यूरोप के एक छोटे से द्वीप पर भी कब्जा कर रखा है। ये बेहद ताकतवर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे कोई मार गिराएगा। इसे चंद्र देवता ने नष्ट किया है। अब पूरी भूमिगत दुनिया में हलचल मच गई है, और यहाँ तक कि मानव जगत में भी किसी ने चंद्र देवता को इनाम के तौर पर 100 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम देने की पेशकश की है। ये तो चंद्र देवता ही निकले। राघव ने गहरी सांस ली, फिर अचानक मुड़कर चाहत के कार्यालय को घूरने लगा। अंत में वह कुछ देर के लिए अवाक रह गया और केवल गुस्से में अपनी मध्यमा उंगली दिखा सका। फोन के दूसरी तरफ आउल भी अवाक रह गया। बॉस, आपने कहा था कि वह आदमी पागल है। उसने अचानक उस तरह के आतंकवादी संगठन पर हमला क्यों किया? कौन जाने, राघव ने आह भरी। वो आदमी पागल है, शायद कभी भी धमाका हो जाए। ठीक है, तुम वहां सब पर नजर रखना और कोई खबर मिले तो मुझे फोन करना। राघव ने सिर हिलाकर फोन काट दिया। छोड़ो, इसके बारे में सोचना छोड़ो। मेरे यहाँ होने से वो आदमी आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। चलते चलते वो सुरक्षा विभाग में लौट आया कि मानव जगत में भी किसी ने चंद्र देवता को इनाम के तौर पर 100 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम देने की पेशकश की है। तुरंत ही सुरक्षा विभाग के सभी गार्ड चाय पानी लेकर आए, कंधे थपथपाए, पीठ थपथपाए और एक एक करके जोर से बोले, नमस्कार भाई सिंघानिया। इससे राघव को बहुत तसल्ली हुई। क्योंकि फैजल गंभीर रूप से घायल था, इसलिए उसका जल्दी वापस आना नामुमकिन था। अब पूरे सुरक्षा विभाग में उसकी बात मानी जाती है। ये सोचकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ विवेक कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ इकट्ठा होकर लगातार बातें कर रहा था और बहुत उत्साहित दिख रही थी। राघव ने कान लगाकर कुछ शब्द सुने और पाया कि उनमें से ज्यादातर लाल रंग के वस्त्रों में सजी सुंदरियां, बेजोड़ परियां और इसी तरह की बातें थीं। आसपास खड़े सुरक्षा गार्डों को विवेक के वर्णन पर विश्वास नहीं हुआ। भाई विवेक, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? दुनिया में ऐसी खूबसूरत औरत कहाँ हो सकती है जैसा आपने बताया? भाई विवेक, क्या आप कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं? अरे सुपर भाई, क्या मैं बहुत मजे कर सकता हूँ। सुपर भाई के पास पैसा है, इसलिए वह अक्सर बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं। विवेक ने मुंह बनाया और फिर कहा, मैं दीपक की कसम खाकर कहता हूँ, जो मैंने कहा वह सच है। वह सुंदरता दुनिया में बिल्कुल बेजोड़ है और आपने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। विवेक की उत्तेजना देखकर राघव भी मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या तुम अभी भी सुबह उस सुंदरता के बारे में सोच रहे हो? मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम नहाकर सो जाओ, तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। भाई सिंघानिया, मुझे मत मारो। मुझे परेशान करने में कोई हर्ज नहीं है। विवेक रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं बहा रहे थे। तभी सुरक्षा विभाग के दरवाजे की घंटी बजी और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। कौन? व्यस्त हैं? विवेक की बात बीच में ही रुक गई। वह बहुत परेशान थी। तभी अचानक सुरक्षा विभाग का दरवाजा खुला और एक लाल रंग की पोशाक पहने महिला अंदर आई। यह एक खूबसूरत महिला थी जिसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल सुंदर थे, चेहरा आकर्षक था और शरीर सुडौल था। अध्याय 47 तुम्हारी वजह से। इस आकृति को देखकर राघव के लोग सीधे उत्तेजित हो गए। उनका पूरा शरीर कांप उठा और नाक से खून बहने लगा। आसपास के सुरक्षा गार्डों की आंखें फटी रह गईं और खून तेजी से बहने लगा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। लाल वस्त्रधारी सुंदरी अंदर आए और क्षमा मांगते हुए मुस्कुराए। नहीं, हम परेशान नहीं हैं। विवेक और अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से सिर हिलाया। उनकी नाक से खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर लाल वस्त्रधारी सुंदरी जाह्नवी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये लोग बड़े मजाकिया हैं। सिर्फ एक खूबसूरत महिला को देखकर ही नाक से खून बहने लगता है। और ये तो पागलपन भी है। उसने भीड़ में राघव को देखा और मन ही मन सोचा, ये आदमी ऐसी लड़की के साथ क्यों रहना चाहेगा? ये तो दूसरे पक्ष की पहचान से मेल नहीं खाता। नमस्ते सुंदरी, मेरा नाम विवेक चौहान है, आपसे मिलकर खुशी हुई। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह एक अद्वितीय सुंदरता है, आप इसे जान से मारकर भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि जाह्नवी की मुस्कान और भी खिलखिलाती और कांपती हुई हो गई। दूसरे पक्ष को हंसते देख विवेक शर्मा गया और फिर अजीब तरह से बोला, सुंदर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
भले ही दूसरा पक्ष उसे कमतर न समझे, लेकिन उससे कुछ बातें करना बहुत अच्छा है। इसके बाद तो और भी बढ़िया होगा। जाह्नवी मुस्कुराए और अपनी सुंदर उंगली से भीड़ की ओर इशारा करते हुए बोली, नमस्कार, मैं भाई राघव सिंघानिया से मिलने आई हूँ। भाई राघव सिंघानिया मेरे आदर्श हैं, वो इंसान जिनसे मैं जीवन भर शादी करने का सपना देखती हूँ। क्या भाई सिंघानिया से मिलने आए हो? सब लोग दंग रह गए और फिर उनके दिलों में अनगिनत दबी हुई आवाजें उठीं। सबने राघव को देखा और बस यही पूछना चाहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले सेन परिवार की छोटी राजकुमारी, फिर रिसेप्शन पर बैठी छोटी लड़की और फिर किरण वर्मा। हर कोई खूबसूरत है और अब वो तो बेमिसाल परी है और उसने राघव से शादी करने का पक्का इरादा कर लिया है। ये तो वाकई एक बड़ी खुशनसीब किस्मत है। विवेक सीधे घुटनों पर बैठ गई। भाई सिंघानिया, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे आपसे ही लड़कियों को पटाने की ये बेहतरीन तरकीब सीखनी है। आसपास मौजूद सभी लोगों की निगाहों को देखकर राघव को अपराधबोध हुआ। हालांकि ये ताकतवर लोग उसे हरा नहीं सकते, लेकिन ये निगाहें भेड़ियों की तरह बहुत सतर्क थीं। खूबसूरती की ताकत वाकई बहुत बड़ी है। राघव सचमुच बेबस लग रहा था। उसने अपने सामने खड़ी जाह्नवी को देखा, कुछ पल के लिए वह अवाक रह गया। आखिर ये लड़की क्या करना चाहती है, मुझे क्यों फंसा रही है? हालांकि वह सिर्फ 2 बार खांस पाया और जल्दी से बोला, सब लोग शांत हो जाएं, जल्दबाजी न करें। अच्छा, काम में जल्दी मत करो, यह मत सोचो कि सेक्शन चीफ फैजल अब यहाँ नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो। जल्दी करो और काम करो, नहीं तो प्रेसिडेंट थोड़ी देर में आ जाएंगे और तुम्हारी खैर नहीं। राघव के पास चाहत को उठाकर लोगों को डराने के अलावा कोई चारा नहीं था। वाकई, जब इन सुरक्षा गार्डों ने प्रेसिडेंट शब्द सुना तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। एक एक करके सब हंसना बंद करके जल्दी से काम करने लगे। देखो तो यही है। राघव ने ताली बजाई और राहत की सांस ली, फिर वह जल्दी से खड़ा हुआ, जाह्नवी के पास आया और फुसफुसाया, मेरे साथ बाहर चलो। जाह्नवी भी मीठी मुस्कान के साथ आसपास के सुरक्षा गार्डों की ओर मुड़ी और बोली, आप सब मेहनत करो, मैं भाई राघव के साथ जाती हूँ। काका का। अचानक आसपास के सुरक्षा गार्डों की तरफ से एक और दिल दहला देने वाली आवाज आई और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जाह्नवी को एक खाली कोने में खींच लिया और फिर ठंडे स्वर में बोला, सुश्री चौहान, तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कब किया? मुझे नहीं पता कैसे। भाई सिंघानिया, देखो तुमने क्या कहा, दास परिवार को हमेशा से तुम्हारे जैसे ईमानदार पुरुष पसंद आए हैं। तो फिर मैं तुम्हें अभी बता दूं असली मर्द क्या होता है। राघव के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने जाह्नवी को गले लगा लिया। जाह्नवी मुस्कुराई, उसमें जरा भी घबराहट नहीं थी और उसके शरीर में कोई संकोच नहीं था। बल्कि उसने अपनी मुद्रा सीधी करने की कोशिश की, मानो वह राघव के आलिंगन में समा जाना चाहती हो। जब तक भाई राघव चाहते हैं, दास परिवार अब भाई राघव की सेवा करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ। राघव के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसकी उंगलियां दूसरे व्यक्ति के बालों से हल्के से खेल रही थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लिए ऐसा मत करो, छोटे मालिक तुम्हारी मोहक चालों में नहीं फंसेंगे। बताओ, यहाँ तुम्हारा क्या मकसद है? जाह्नवी मुस्कुराई, दास परिवार ने कहा था, इसलिए हम भाई राघव से मिलने आए हैं। सच में, वही सम्मानित चंद्रदेव जिसने आतंकवादी संगठन को नष्ट करने के लिए हाथ उठाया था, झूठ भी बोल रही है। ये खूबसूरत महिला तो वही पौराणिक चंद्रदेव निकली जिसने दुनिया के आतंकवादी संगठन को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर का इनाम भी। मुझे डर है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी भयानक शख्सियत इतनी खूबसूरत महिला हो सकती है। सच कहूँ तो ये वाकई चौंकाने वाला है। बस फर्क इतना है कि अभी चंद्रदेव बिल्कुल भी खूंखार नहीं लग रही हैं, बल्कि एक दुखी बच्ची की तरह उनके होंठ छोटे हैं। उसकी आंखों में आंसू भी थे। तुम कमीने, तुम्हारे अंदर ज़मीर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? दूसरे पक्ष के नाराज चेहरे को देखकर राघव ने मन ही मन आह भरी और धीरे से कहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। खैर, मैं गलत था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो बताओ, तुम आखिर जमुना पार किस लिए आए हो? बेशक, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। तुम तो बड़े ही बुरे हो। इतने सालों से गायब हो और कभी वापस नहीं आए। जब तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं तुम्हारे पास ही आ सकती हूँ। ये सुनकर राघव को पसीना आ गया। उसने फिर पूछा, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम उस आतंकवादी संगठन को उकसा रहे हो? वो तो पागल हैं, बहुत खतरनाक हैं। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। फिर से मेरी वजह से? राघव हैरान हुआ, क्या इस बार मुझसे कोई लेना देना नहीं है? अभी नहीं। क्या तुम्हारा पहले उस आतंकवादी संगठन से कोई झगड़ा नहीं हुआ था? लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने में मदद करनी होगी। क्या इसी वजह से तुमने फायर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया? राघव हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने उसके कारण फायर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया।
ये सोचकर उसने आह भरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पहले तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जाह्नवी ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहली बार दिया था, इतनी छोटी सी बात तो दूर की है। ये सुनकर राघव को फिर से पसीना आ गया, तो फिर तुम हिसाब चुकाने आए हो। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच प्रेम संबंध भी थे। लेकिन वह अतीत था। राघव को लगा था कि दूसरा पक्ष उसे भूल चुका होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब दूसरा पक्ष जमुना पार तक उसका पीछा कर रहा है। मैं हिसाब चुकाने आई हूँ। ये प्रेम का हिसाब है। क्या तुम इसे चुकाना नहीं चाहते? जाह्नवी, लेकिन मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। राघव ने आह भरी। पहले तो ठीक था, लेकिन अब उसका और चाहत का विवाह अनुबंध हो चुका है। मुझे परवाह नहीं। जाह्नवी ने नखरे दिखाते हुए राघव को कसकर गले लगाया। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें उसे न चाहने नहीं दिया। ये बड़ी बात है, तुम उसे बड़ी बहन बनाओगे और मैं छोटी रहूंगा। अध्याय 48 साथ में रात्रिभोज। ये सुनकर राघव ने आह भरी और कुछ नहीं बोला। दूसरे पक्ष ने उसके लिए इतनी रियायतें दी हैं और अगर वह मना कर रहा है तो वह सचमुच इंसान नहीं है। अब वह यही सोच रहा है कि दोनों के रिश्ते को जितना हो सके छुपाया जाए ताकि चाहत को पता न चले। अगर चाहत को पता चल गया तो मुझे डर है कि दूसरा पक्ष जरूर नाराज हो जाएगा। ये सोचते ही उसकी पीठ से पसीना टपकने लगा। थोड़ी देर जाह्नवी को दिलासा देने के बाद राघव उसे विदा करके काम पर चला गया। लेकिन पूरे दिन वह थोड़ा खोया खोया सा रहा। जब आखिरकार काम खत्म हुआ तो राघव को चाहत का फोन आया। पता चला कि जाह्नवी के आज काम पर आने के उपलक्ष्य में चाहत ने राघव से और सब्जियां लाने को कहा था ताकि वह खाना बना सके। धिक्कार है, वह न केवल सुरक्षा गार्ड बना है बल्कि आया भी बन गया है। राघव ने फोन काट दिया। उसके होंठों के कोने हल्के से फड़क रहे थे, लेकिन उसने चाहत के कहने पर ढेर सारी सब्जियां खरीद लीं। जब वह विला लौटा तो उसने देखा कि चाहत और जाह्नवी बैठक में बातें कर रही थीं। तीनों मशहूर हस्तियों की गपशप से लेकर फैशन और परफ्यूम तक हर बात पर चर्चा कर रही थीं। कुल मिलाकर माहौल बहुत जीवंत था। राघव को ये सब समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप बर्तन लेकर रसोई में चला गया। धिक्कार है। रसोई में जाते हुए राघव विलाप करने लगा। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसकी कल्पना में घर लौटते ही तीनों औरतें चाय पानी लाएंगी, उसकी पीठ थपथपाएंगी और उसकी कमर की मालिश करेंगी। उसने 3 पत्नियों और 4 रखेलों का आनंद भी लिया था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी सिर्फ एक छल कपट थी। असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे इसमें क्या मजा आ रहा है, वह तो सिर्फ यहाँ दुर्व्यवहार झेलने आया है। कुछ ही देर बाद जब वह रसोई में दाखिल हुआ, बैठक से एक आवाज़ आई। ये चाहत की आवाज़ थी। छोटी सूजी, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दो। छी। राघव ने झटपट अपना काम छोड़कर चाहत के लिए 1 कप गर्म कॉफ़ी बनाई। फिर वह वापस आया और सब्जियां धोने लगा। लेकिन 1 मिनट के भीतर ही एक और मधुर आवाज़ सुनाई दी। भाई सिंघानिया, मुझे सेब खाने हैं, मेरे लिए धो दो। यह आवाज़ जाह्नवी की थी। अच्छा है। राघव ने झटपट एक और सेब धोकर उसे दे दिया। अरे यार, ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? राघव हैरान था। तभी एक और मीठी आवाज़ सुनाई दी। जीजाजी, लोगों को भी प्यास लगती है, मेरे लिए 1 गिलास दूध ले आओ, मैं इसमें चीनी डालना चाहता हूँ। राघव के होंठ फड़कने लगे और उसका चेहरा भावहीन हो गया। वह ये भी भूल गया था कि यहाँ एक छोटी बच्ची भी है, इसलिए उसने जल्दी से 1 गिलास दूध में 3 चम्मच चीनी मिला दी। अगले 1 घंटे तक राघव को लगातार 3 महिलाओं ने पुकारा। इससे वह पागल सा हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह लिविंग रूम में जाकर उन तीनों पर चिल्लाए, आओ मुझे सहलाती रहो, धन्यवाद। आखिरकार राघव ने खाना तैयार कर लिया। जब वह सूप का आखिरी कटोरा खाने की मेज पर लाया तो वह संतुष्टि से बैठ गया और अंगड़ाई ली। मैं थक गया था, आखिरकार अच्छा खाना खा सकता हूँ। वह शुरू ही करने वाला था कि तभी उसने थोड़ा सा मुंह जाह्नवी की ओर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई सिंघानिया, मुझे थोड़ा मांस दो। मैं राष्ट्रपति का अंगरक्षक हूँ, मांस खाए बिना मुझमें ताकत नहीं रहेगी। ठीक है, और मांस खाओ। आओ। राघव ने जाह्नवी को मांस के कुछ टुकड़े दिए। हालांकि जब चाहत ने यह दृश्य देखा तो वह भौहें चढ़ाकर बहुत नाराज हुई। राघव ये क्या कर रहा है? क्या उसे पता नहीं कि ये उसकी मंगेतर है? हालांकि वह अपने मंगेतर को स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को भी बुला सकती है। इसके अलावा चाहत को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि राघव ने घिनौनी मुस्कान के साथ जाह्नवी को मांस खिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मजे ले रही हो। ये तो सच में घिनौना है। इसलिए उसने भी ठंडे चेहरे से दांत पीसते हुए कहा, मैंने भी दिन भर काम किया है, मैं थक गई हूँ और मांस खाना चाहती हूँ। ये भाव देखकर राघव कैसे समझ सकता था? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी चाहत ईर्ष्या कर रही है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष का भाव देखकर राघव के पसीने छूटने लगे। इसलिए उसने जल्दी से कहा, आइए मेरी प्यारी अध्यक्ष, थोड़ा और मांस खा लीजिए ताकि आपको ऊर्जा मिल जाए।
अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी नहीं है तो मैं आपके लिए कर दूंगी। राघव का रूप देखकर चाहत ने हल्की सी नाक सिकुड़ी और तुरंत संभल गई। बगल में खड़ी चाहत ने उन तीनों को देखा, उसकी आंखें घूमी और फिर उसने एक शरारती मुस्कान दिखाई। जीजा जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इस समय चाहत मुस्कुराते हुए बोली। क्या बात है, बताओ। राघव ने चावल पकाते हुए अस्पष्ट रूप से पूछा। तुम कहो, मेरी बहन और मिस जाह्नवी कौन ज्यादा सुंदर है? ये सुनकर राघव ने चावल उछाल दिए। चाहत और जाह्नवी ने भी एक साथ अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और दोनों सुंदर आंखों से राघव को घूरने लगीं। ये तो अच्छा सवाल है, मैं भी जानना चाहती हूँ। जाह्नवी ने भी अपनी आंखें ऊपर उठाईं। चाहत ने राघव को देखा, दांत पीसते हुए मानो उसे चेतावनी दे रही हो, जल्दी कहो कि मैं सुंदर हूँ, वरना तुम भी सुंदर कहोगी। राघव असहज हो गई और उसने चाहत को गुस्से से घूरा। धिक्कार है इस छोटी लड़की पर, कैसा सवाल है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मामला जानलेवा हो सकता है? ओह, सब सुंदर हैं। राघव को बस हल्के फुल्के लोगों से बचना है। जीजा जी, आपका जवाब अच्छा नहीं है। चाहत ने धीरे से नाक सिकोड़ी। वाकई, चाहत और जाह्नवी ने भी ये सुनकर असंतुष्टि जताई। दोनों ने राघव को घूरते हुए कहा, तुम बहुत सामान्य बातें कर रही हो। हाँ, तुमने सच नहीं कहा। मैं जाती हूँ। राघव रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे, वह इसका जवाब कैसे देती? वह उनमें से किसी को भी उकसाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन अब लगता है कि इस सवाल का जवाब दिए बिना बात खत्म नहीं हो सकती, इसलिए उसे मजबूरी में बोलना ही पड़ेगा। तुम दोनों की खूबियां और शैली अलग अलग हैं, इसलिए तुम्हारी तुलना करना नामुमकिन है। राघव ने चाहत की ओर देखते हुए कहा, तुम स्टाइलिश और सादगी से भरपूर हो, एक रानी जैसी अदा रखती हो। तुम ठंडे गुलाब की तरह हो जो लोगों को मदहोश कर देता है। इसके बाद उसने फिर से जाह्नवी की ओर देखा, तुम कोमल और शालीन हो, पानी से खिलते गुड़हल के फूल की तरह, बेहद खूबसूरत। तुम्हारी तुलना कैसे? राघव की तारीफ सुनकर चाहत और जाह्नवी दोनों थोड़ा शर्मा गईं। और मैं चाहत को उम्मीद नहीं थी कि राघव ऐसा कुछ कह सकता है, इसलिए उसने बेसब्री से पूछा, तुम? राघव ने आंखें घुमाईं, छोटी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, चलो 2 साल और बड़ी हो जाती हैं। मैं इतनी छोटी कहाँ हूँ? चाहत असंतुष्ट थी और पूरी ताकत से खड़ी हो गई। राघव ने तीनों की बेपरवाही का फायदा उठाते हुए चुपके से देखा और फिर घबराकर निगल लिया। ये सचमुच छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा कहा जा सकता है। खाना खाने के बाद राघव बहुत थक गया था, लेकिन सौभाग्य से अंत में कोई खतरा नहीं हुआ। शाम को राघव ने नहाया, अपने बेडरूम में लौटा और अच्छी नींद के लिए तैयार हो गया। आज सचमुच बहुत कुछ हुआ था और वह सुपर सोल्जर किंग शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि लेटते ही उसे अपनी गर्दन पर एक हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा ठंडी नहीं थी बल्कि गर्म थी और इसमें एक लड़की जैसी खुशबू भी थी। अच्छी खुशबू है, राघव ने अनजाने में कहा। हालांकि उसी क्षण उसके बगल में एक हंसी सुनाई दी। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग इत्र नहीं लगाते, ये तो उनके शरीर की खुशबू है। अध्याय 49। क्या तुम सच में गंभीर हो? यह आवाज़ सुनकर राघव की नींद उड़ गई। उसने आंखें खोली और पाया कि उसके बगल में एक खूबसूरत महिला बैठी है। उसने देखा कि जाह्नवी राघव के बगल में लेटी हुई है, मुस्कुराते हुए उसे देख रही है और मानो नीली हवा में उड़ रही हो। भाई राघव, क्या आप चाहते हैं कि दास परिवार आपके साथ चले? हाँ। राघव उछल पड़ा, तुम अंदर कैसे आए? लेकिन जैसे उसे कुछ पता चल गया हो, राघव ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए पूछा, तुम कब अंदर आए? उसे सावधान रहना था। तुम्हें पता है, अभी तो विला में है और बाहर 2 खूबसूरत औरतें हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो जाह्नवी उसके बिस्तर पर है, मुझे डर है कि वह पीली नदी में कूदने के बाद भी सफाई नहीं दे पाएगा। उसने सीधे अंदर आकर कहा, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। तुम इतने लापरवाह कब से हो गए? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर और भी मोहक अंदाज में खड़ी हो गई। भाई राघव, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? डर? क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है? राघव की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ठीक है। राघव ने अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत औरत को देखा और चुपचाप निगल लिया, लेकिन खुद को रोक लिया। लेकिन जाह्नवी खुश नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैं आखिरकार यहाँ आ ही गई और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। आंटी, आप क्या चाहती हैं? सुचेन ने अविश्वास से पूछा। क्या कह रहे हो? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना हाथ बढ़ाया और सीधे राघव को अपनी ओर खींच लिया। दूसरी तरफ की गर्माहट महसूस करते ही राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। जाह्नवी के ऐसा कहने के बाद बात यहाँ तक पहुँच गई। अगर राघव इसे और बर्दाश्त करता तो वह मर्द नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में जवाब दिया। हालांकि बगल के कमरे में नेहा राजवर्धन के लिए ये कष्टदायक था। उन आवाज़ों को सुनकर नेहा राजवर्धन सो नहीं पा रही थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर गर्म हो गया है।
है ना, बहन और जीजाजी अभी शुरू कर रहे हैं। ये तो हद से ज्यादा है। क्या आपको नहीं पता कि विला में 2 और लोग हैं? नेहा ने दांत पीसते हुए गुस्से में रजाई फेंक दी, क्योंकि यह आवाज़ सचमुच असहनीय थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ तेज होती चली गई। और तो और, काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी आवाज़ कम नहीं हुई। है ना, कितना लंबा समय। नेहा ने दांत पीसते हुए मुंह बनाया, जीजाजी की लड़ने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? धिक्कार है, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? ये बहुत घृणित है। कल सुबह न उठने के लिए तुम दोनों को श्राप। हालांकि इसी क्षण सामने से अचानक एक तीखी आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही नेहा चौंक गई। नेहा की तो बात ही छोड़िए, राघव भी चौंक गया। उसने जल्दी से नेहा का मुंह ढक दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट के अंदर ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अरे, क्या कर रहे हो? जाहिर है ये नेहा की आवाज़ थी। नहीं, क्या कर रहे हो? राघव घबराया हुआ लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो जाएगा। इस हरकत ने नेहा के मन में शक पैदा कर दिया है। अगर उसने साफ साफ नहीं बताया तो मुझे डर है कि नेहा उसे मार डालेगी। क्या किया तुमने? भूत को धोखा दिया। पूरे अपार्टमेंट में जोरदार आवाज़ गूंजी। बताओ, क्या तुमने फिर से द्वीप वाली फिल्म देखी है? द्वीप वाली फिल्म? राघव एक पल के लिए चौंक गया, फिर होश में आया। पता चला कि नेहा को लगा कि वह कोई फिल्म देख रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है। इसलिए उसने जल्दी से चाहत के विचारों का अनुसरण किया और कहा, हाँ, मैं सचमुच किसी द्वीप देश की प्राथमिक विद्यालय की फिल्म देख रहा हूँ। ओह, मैं जा रही हूँ। बेशर्म कमीने, इतनी आसानी से मान लेते हो? चाहत गुस्से से इतनी भड़क उठी कि उसने सीधे दरवाजे पर लात मारी। जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। राघव चिल्लाया। वह चाहत को अंदर आने देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वरना सब कुछ खुल जाता। कपड़े नहीं हैं तो पहन लो। अगर मैंने आज तुम्हें साफ नहीं किया तो तुम और भी ज्यादा बेशर्म हो जाओगे। चाहत गुस्से से भड़क उठी। अरे रुको! राघव तुरंत घबरा गया। उसने कपड़े पहनते हुए बगल में खड़ी जाह्नवी से कहा, आंटी, जल्दी करो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा और हम दोनों बदकिस्मत हो जाएंगे। जाह्नवी गुस्से से बोली, तुम बेशर्म, अब मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? मुझे परवाह नहीं, वो जैसे ही आएगी वैसे ही आ जाएगी। वैसे भी उसे देर सवेर पता चल ही जाएगा। आह, मैं जा रही हूँ। छोटे पूर्वज, गुस्सा मत करो। राघव का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। अगर इस समय दूसरे पक्ष को पता चल जाता तो वो उसे जरूर मार डालता। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुसीबत मत खड़ी करो प्यारी, बस इस बार तुम छुप जाओ, मैं आगे तुम्हारी बात मानूंगा। हर बात में मेरी बात मानोगे? ये सुनकर जाह्नवी की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हारी बात भी मायने रखती है? बिल्कुल रखती है, राघव ने कहा। ठीक है। जाह्नवी ने अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने खिड़की खोली, उसका शरीर पंख की तरह लहराया और वह हल्के से बाहर उड़ गई। उसी समय दरवाजा जोर से खटखटाया गया। पता चला कि चाहत मनीषा से टकरा गई थी और गुस्से में अंदर आ गई थी। धिक्कार है, तुम फिर से वही चीज देख रहे हो। चाहत के आते ही उसने दांत पीसते हुए कहा। राघव मुस्कुराते हुए बोला, कोई चारा नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करोगी, मुझे इसे खुद ही सुलझाना होगा। क्या तुमने इसे खुद ही सुलझा लिया? ये सुनकर चाहत को घिन आ गई। ये कमीना कमरे में इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, और इतनी बड़ी हरकत भी। कितना घटिया है। इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, धिक्कार है, अगली बार अपार्टमेंट में ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है पत्नी, मैं अब अपार्टमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। राघव ने झट से कहा, तो मैं इसे कंपनी में कर सकता हूँ। पहले तो चाहत दूसरे पक्ष की बात सुनकर काफी संतुष्ट थी, क्योंकि दूसरे पक्ष का अपनी गलती मानना वाकई ठीक था। लेकिन आखिरी वाक्य सुनकर वह उछल पड़ी। अरे यार, तुम अब भी कंपनी में इस तरह की हरकतें करना चाहते हो? ये तो बेहद घिनौना है। लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चाहत झपट पड़ी और आगे बढ़ी। मुझे सबक सिखाना चाहते हो? अच्छा, तो पहले मुझे उठने दो। राघव मुस्कुराया और रजाई हटा दी। अगले ही पल चाहत चौंक गई। उसका चेहरा पके हुए लाल सेब की तरह गर्म हो गया, क्योंकि रजाई के नीचे कुछ भी नहीं था। आह, धिक्कार है, मुझे अंदर ले आओ! चाहत चिल्लाई। ओह! राघव ने सिर हिलाया और फिर से रजाई में घुस गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा पत्नी? इस बार मुझे मारना नहीं चाहती? मैं तुम्हें मार डालूंगी। चाहत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। उसे अब किसी को पीटने का मन कर रहा था, लेकिन वह एक दूसरे का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि उसे फिर से वही दृश्य देखना पड़ेगा। अध्याय 50 गलतफहमी। चाहत ने गुस्से से दांत पीसे। अब उसका मन कर रहा था कि किसी को पीट दे, लेकिन वह एक दूसरे का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे फिर से वही दृश्य न देखना पड़े।
इसलिए वह गुस्से में पैर पटकते हुए दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी। पेंग, कमरे से निकलते ही वह चाहत से टकरा गई। चाहत का गुस्से वाला चेहरा देखकर चाहत ने भौहें चढ़ा लीं। बहन, क्या बात है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या मेरे जीजाजी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए? नहीं, वह तो अभी बहुत गुस्से में दिख रहे थे। संतुष्ट? गुस्से में? ये सुनकर चाहत का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो, जल्दी सो जाओ। चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, बहन तुम्हें पता है कि मैं सो रही हूँ। तुम दोनों इतना शोर मचा रही हो कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अगर तुमने भविष्य में ऐसा किया तो तुम्हें मेरी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। नेहा की बातें सुनकर उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। ये छोटी बच्ची क्या सोच रही है? क्या आजकल सारे बच्चे इतने ही समझदार हो गए हैं? नेहा ने दांत पीसते हुए कहा, जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल जाने की बात सुनकर नेहा को कुछ याद आया, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बहन कल अपने जीजाजी को फ़ोन करना मत भूलना और उनसे मुझे स्कूल छोड़ने के लिए कहना। समझ गई, चाहत ने जल्दी से जवाब दिया और भागते हुए चली गई। अगले दिन 7 बजे से पहले राघव की नींद खुल गई। वह शिकायत करते हुए नीचे आया, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आखिरकार चाहत ने उसे जगाया। राघव रोटी चबाते हुए बोला, मैंने कहा था ना छोटी बच्ची, तुम आज स्कूल गई थी लेकिन देर से उठी, क्या तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए? तुमने कहा। ये सुनकर चाहत गुस्से से घूर उठी, कल रात तुमने इतना शोर मचाया कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बोलते बोलते चाहत ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह राघव का हाथ पकड़कर बोली, जीजाजी चलिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। अभी? राघव हैरान रह गया, क्या खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ? मत खाओ, बाद में आकर फिर खा लेना। चाहत को जल्दी में जाते देख राघव ने भी आह भरी, उसने अपना खाना नीचे रख दिया। हाथ में रोटी लिए राघव नेहा के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकला। राघव के पास कार नहीं थी, लेकिन नेहा के पास इस विला में कई कारें खड़ी थीं। उसने एक नीली पोर्श चलाई और नेहा को विला से बाहर ले गया। गाड़ी चलाते समय राघव ने शिकायत की, छोटी बच्ची, तुम्हें पता है कि तुम स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठते, इसलिए मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तुमने सही कहा। नेहा नाराज थी, कल रात तुम इतना शोर कर रहे थे कि मैं बिल्कुल सो नहीं पाए। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बगल में लोग हैं। भविष्य में जब तुम और तुम्हारी बहन इस तरह की हरकतें करो तो क्या तुम अपनी आवाज़ धीमी रख सकते हो? माथा टेढ़ा, राघव अवाक रह गया। इस छोटी बच्ची को लगा कि कल का रोना उसने और चाहत ने किया था। लगता है ये भी एक गलतफहमी है। लेकिन गलतफहमी तो गलतफहमी होती है, राघव कुछ भी नहीं समझाएगा। लेकिन वह मानना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, छोटी बच्ची को क्या पता, तुम तो बस थोड़ी ही बड़ी हो तो आवाज़ कैसे निकाल सकती हो। कल रात मैं और तुम्हारी बहन कंपनी के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अलग अलग राय होने की वजह से आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। राघव ने बिना शर्माए झूठ बोला। हाँ, चाहत ने 2 बार ताना मारा, अगर उसे ऐसी बातों पर यकीन करना ही था तो वह भूत होगी। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ठीक है, राघव ने जल्दी से समझाया। हालांकि चाहत ने अपने प्यारे से छोटे कान ढक लिए और बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, ओह जीजाजी, गाड़ी रोकिए। क्या खुद को रोक नहीं पा रही हो या रिश्तेदार आ गए हैं? राघव शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे याद है पहली बार जब मैं नेहा को एयरपोर्ट से लेने गया था, जब वो घर पहुंचने ही वाली थी, नेहा का सब्र टूट गया और उसने गाड़ी रोक दी। ये सुनकर नेहा भी शर्मा गई। जाहिर है उसे पिछली बार की घटना याद थी, लेकिन फिर भी उसने राघव को एक निर्मम नज़र से देखा। नहीं, इस बार उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। क्या ये स्कूल पहुंचने का समय है? पहुंच गए। राघव ने आंखें चौड़ी करके आगे देखा। मैं चलता हूं, अभी तो सैकड़ों मीटर ही दूर है। ओह, यहीं रुक जाए, नेहा ने कहा। मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मेरा ख्याल रखा गया है। छी! ये सुनकर राघव ने सीधे लार थूक दी। ये छोटी बच्ची दिन भर क्या सोचती रहती है। हालांकि दूसरा पक्ष पहले ही कार से उतर चुका था और उसके पास अपने सामान के साथ पीछे पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओह, छात्र होना ही बेहतर है, राघव ने आह भरी, लेकिन उसकी नज़र दोनों तरफ बैठी छात्राओं के पैरों पर पड़ी। ये लड़कियां या तो छोटी स्कर्ट पहने थीं या हॉट पैंट। उनके खूबसूरत लंबे पैर देखकर वाकई मुंह में पानी आ रहा था। ओह जीजाजी, आपके मुंह से तो लार टपकने ही वाली है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसी क्षण एक मर्सिडीज बेंज तेजी से आए और उन दोनों के बगल में रुक गई। सौभाग्य से राघव तेजी से हट गया और बच गया, वरना वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाता। थोड़ी देर बाद मर्सिडीज बेंज का दरवाज़ा खुला और तभी 20 साल की एक युवती अंदर से बाहर निकली। उसने कैजुअल सूट पहना हुआ था, उसके बाल अच्छे से कंघी किए हुए थे और उसने धूप का चश्मा लगा रखा था। इस पोशाक और मर्सिडीज बेंज कार को देखकर आसपास की कई लड़कियां चीख पड़ीं। राघव ने मुंह बनाया, ये लड़कियां तो वाकई दिखावटी हैं।
फिर उसने नेहा की तरफ दोबारा देखा, उसे थोड़ी संतुष्टि हुई। देखो, लड़कियों की यही तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। सामने बैठी नेहा मुंह बनाए बैठी थी, मानो उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो। राघव को उसका ये भाव बहुत पसंद आया। पैसा होने में क्या बड़ी बात है, हमारे पास ताकत से ज्यादा काबिलियत है। नीचे उतरते हुए युवक ने आसपास की चीखें सुनी और बड़े ही सख्त अंदाज में एक चुंबन उड़ाया। उसने चारों ओर नजर घुमाई, मानो किसी को निशाना बना रहा हो। वह एक अमीर खानदान का लड़का है, आज इस तरह कपड़े पहने हुए है और मर्सिडीज बेंज में आया है। जाहिर है लड़कियों को लुभाने और फिर उनके साथ संबंध बनाने के लिए कमरा बुक करने आया है। वह अब किसी को निशाना बना रहा है। लेकिन तभी वह चौंक गया जब उसने नेहा को अपने सामने पाया। हालांकि सामने वाली ने उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन बगल से ही देखकर राघव समझ गया कि यह बेमिसाल खूबसूरती है। आसपास की सभी लड़कियों के मुकाबले वह कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत लड़की, विनीत सिंह हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपना सूट ठीक किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। सुंदरी, क्या तुम फर्स्ट ईयर की छात्रा हो, यहाँ पहली बार आए हो? ये स्कूल काफ़ी बड़ा है और यहाँ खो जाना आसान है। क्यों न मैं तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए छोड़ दूँ। उसके विचार में कोई भी हो, उसकी मुस्कान और उसके बगल में खड़ी मर्सिडीज को देखकर खुशी से बेहोश हो जाएगा और खुशी से सिर हिलाकर सहमति जताएगा। इसलिए उसने सोचा कि नेहा भी ऐसा ही करेगी। लेकिन अगले ही पल जब विनीत ने अपने पीछे सामान लिए राघव को देखा तो वह भौहें चढ़ा बैठा। धिक्कार है, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत से उसका सामान छीनने की? सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसलिए अगले ही पल उसने ठंडे लहजे में कहा, लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खूबसूरत लड़की का सामान छीनने की? अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। अध्याय 51। ओह, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। राघव खुश नहीं था। दिखावा करने में कोई बुराई नहीं, भाई को तुम्हारे जितना ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुमने नेहा से बात भी की तो मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम सच में नेहा के सामने दिखावा करने के लिए अपने भाई को सीधी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? राघव अचानक नाराज हो गया। क्या राघव एक सीधी है? मजाक, वह तो हमेशा दूसरों को रौंदता रहा है। इसलिए राघव ने अभिवादन नीचे किया और मुस्कुराते हुए पूछा, अमीरों की दूसरी पीढ़ी जान पहचान है? विनीत ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, लेकिन मुझे यंग मास्टर सिंह कहलाना पसंद है। तुम मुझे यही कह सकते हो, यंग मास्टर सिंह? तुम कौन से हरे प्याज हो जो मेरे सामने मुझे यंग मास्टर कहने की हिम्मत करते हो? राघव ने आंखें घुमाईं, अगर तुम समझदार हो तो जल्दी करो, वरना मुझे तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। ये सुनकर आसपास के छात्र शोर मचाने लगे, जबकि नेहा हंसते हुए झुक गई। लेकिन वह राघव का स्वभाव जानती थी और वह चुप रहने वाली नहीं थी। इस समय इतने घमंडी और अमीर लड़के को देखकर भला कोई कैसे मान सकता था? क्या तुमने क्या कहा? राघव की बात सुनकर विनीत भी दंग रह गया, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड उसे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा पक्ष जीना नहीं चाहता? लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। छोटे मालिक को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, जल्दी करो और रास्ता बनाओ। अगर मैं जाने न दूं तो क्या होगा? विनीत का चेहरा उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रमेश उसे धमकाने की हिम्मत करेगा और उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देगा। इसलिए उसने ठंडी सांस ली और सीधे रास्ता रोक दिया। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, वरना तुम्हारे जीवन को मौत से भी बदतर बनाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। चलो। उसने फिर से नेहा की ओर मुड़कर देखा। सुंदर, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें इस स्कूल में अकेला छोड़ दूंगा। जब नर्म रहना अच्छा नहीं है तो वह कठोर ही रहेगा। ओह, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? राघव गुस्से में आ गया, सीधे आगे बढ़ा और दूसरे को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। धाम! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आए और आसपास के सभी लोग चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड एक अमीर खानदान के आदमी को पीटने की हिम्मत करेगा। क्या हो रहा है? क्या तुम आसमान के खिलाफ जाओगे? विनीत की आंखें भी चौंधिया गई थीं। उसका आधा चेहरा सूजा हुआ था और उसके दांत गिरने ही वाले थे। वह चेहरा ढके जमीन पर बैठ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मुझे मारने की हिम्मत? तुम मरोगे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विनीत गुस्से से दहाड़ा। वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। राघव ने ताना मारा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुमने सड़क रोकने की हिम्मत की तो मानो या न मानो, मैं आज ही तुम्हारा सिर काटकर सुअर बना दूंगा। ठीक है, इंतजार करो। विनीत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। अगले ही पल वह बगल में खड़ी मर्सिडीज बेंज कार की ओर दौड़ा, कार स्टॉप की और सीधे उस पर चढ़ गया।
पूरी सड़क रोक दी। भाड़ में जाओ, बदबूदार सुरक्षा गार्ड। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? छोटे मालिक को आज तुम्हें मारना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं देखूंगा कैसे जिंदा रहते हो। जो एक दूसरे को जानते हैं जल्दी से घुटने टेककर मुझसे माफी मांगें, फिर मुझे 10 थप्पड़ मारने दें, वरना आज इसके बारे में सोचना भी मत। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने राघव को देखा, सिर हिलाया और आह भरी, क्योंकि वे जानते थे कि एक सुरक्षा गार्ड के लिए अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों से मुकाबला करना नामुमकिन है। नेहा ने भी माथे पर शिकन डाली। सच कहूं तो उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह चुपचाप पढ़ाई करने के लिए स्कूल आई थी और वह ऐसी कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से में पीछे मुड़कर दूसरा रास्ता पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मर्सिडीज बेंज नेहा के पीछे पीछे चल रही थी, जिससे सड़क पर लगातार रुकावट बनी हुई थी। अंत में नेहा का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि सामने वाला सचमुच लोगों को हद से ज्यादा धोखा दे रहा था। अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। राघव भी स्वाभाविक रूप से और सहन नहीं कर सका। उसने नेहा से कहा, पहले हिलना मत, सावधान रहना, उसे तुम्हें चोट पहुंचाने मत देना। मैं कुछ ढूंढने जा रहा हूं। इतना कहकर उसने अपना सामान नीचे रखा, मुड़ा और चला गया। आसपास के सभी लोग कानाफूसी कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि राघव क्या कर रहा है। कार में ये दृश्य देखकर विनीत जोर से हंस पड़ा। हा, भाग जा, मैं छोटे मालिक को नहीं हरा सकता। अरे रुक जा, भागने से बच जाओगे क्या? मैं आज तुझे मार डालूंगा। उसके विचार में राघव डरकर भाग गया होगा, लेकिन जल्द ही वह दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि राघव वापस आ गया है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा भी था। आसपास के सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राघव को इतना बड़ा हथौड़ा कहाँ से मिला। जल्द ही राघव फिर से सामने आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? जब विनीत ने दूसरे पक्ष को हथौड़ा पके हुए देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसे समझ नहीं आया कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। मैं हिलूं, तुम ज्यादा नहीं सोचते, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। लेकिन तुम्हारी कार सच में परेशान कर रही है। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। क्या तुम अब भी मेरी कार तोड़ना चाहते हो? विनीत भी दूसरे पक्ष का इरादा समझ गया और अचानक हंस पड़ा। लड़के, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी कार है? ये मर्सिडीज बेंज है, 10 करोड़ से ज्यादा। तुम बेचारे, तुम इसे जिंदगी भर नहीं खरीद पाओगे। अगर तुमने इसे तोड़ने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। विनीत जोर से हंस पड़ा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड अब भी उसकी कार तोड़ना चाहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या जीऊं या मरूं। जिद्दी राघव ने ताना मारा, फिर उसने अपने हाथ में लोहे का कोन घुमाया और उसे आगे की ओर मारा। पेंग! इस हथौड़े ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सामने खड़ी बीएमडब्ल्यू पर सीधा प्रहार किया। देखते ही देखते उसमें एक गड्ढा बन गया। कार का जो सामने का हिस्सा पहले बहुत मजबूत था, वह सीधे धंस गया। ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव सचमुच इतनी बेरहमी से इसे तोड़ देगा। यह मर्सिडीज बेंज है, 100 मिलियन से भी ज्यादा कीमत की। एक सुरक्षा गार्ड की हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? हा, ये लड़का गया काम से। अगर इसकी हिम्मत है मर्सिडीज बेंज तोड़ने की, तो इसे जिंदगी भर इसकी भरपाई नहीं मिल पाएगी। हाँ, मुझे डर है कि मैं जेल चला जाऊंगा। ये तो बड़ा बदमाश है। इसकी हिम्मत तो मर्सिडीज बेंज तोड़ने की भी है। वाह! चारों ओर तरह तरह की बातें हो रही थीं और विनीत कार के धंसे हुए सामने के हिस्से को देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। कार टूट गई और दूसरे पक्ष ने सचमुच कार तोड़ दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे पता नहीं था कि यह मर्सिडीज है, 100 मिलियन से भी ज्यादा कीमत की? अगले ही पल वह चिल्लाया, अरे यार, मेरी नई कार तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गए काम से, भुगतान करो। तुम अपनी जिंदगी में इसे चुका नहीं पाओगे। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। पेंग! हालांकि उसे एक और झटका लगा। राघव ने जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, बस हथौड़ा लहराया और एक बिल्कुल नई मर्सिडीज बेंज कार को चूर चूर कर दिया। अंत में विनीत चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाया और कार से रेंगकर बाहर निकला, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह बाहर नहीं निकला तो शायद उसे भूनकर पाई बना दिया जाएगा।